हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देवसर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी की देखिए पूरी तैयारी चल रही है, जहां पर आपको हिंदी साहित्य की बेसिक की वीडियो भी दिए गए हैं। यहां पर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराया गया है और आपके मॉडल पेपर भी यहां पर दिए जा रहे हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली यहाँ पर क्लास लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 125 क्वेश्चन में आपका जो स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकट से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन। यहाँ पर पंक्ति के रचनाकार पूछा है। यह पंक्ति जो आपकी है वह है किसकी। तो याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरोज स्मृति की श्रेणी की रचना है। सरोज स्मृति की श्रेणी की है, यह है शोक गीत है। क्या है? याद रखिए ये शोक गीत है। यहाँ पर याद रखिए कि हिंदी का पहला श्रेष्ठ शोक गीत, याद रखिएगा कि हिंदी का पहला श्रेष्ठ शोक गीत ये सरोज स्मृति है। रचनाकार अगर पूछे कि इसके रचनाकार कौन है तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृत की 4 अध्याय यहाँ पर आंसर बनेगा क्या? यहाँ पर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका पूछा गया है और यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा। याद रखिएगा महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा यहाँ पर आंसर जो है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है। जूही की कली ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। याद रखिए इसका आंसर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा जूही की कली, जो कि 1916 में ये लिखा गया था आपका, ठीक है। और यहाँ पर इसके रचयिता कौन है तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक कविता इनमें से कौन सी है। व्यंग परक कविता इनमें से कौन सी है तो ये है कुकुरमुत्ता। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी बहुचर्चित ये कविता आपकी है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है। चलिए आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है 7 नंबर में। तो 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है, मोहन राकेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है। तो ये भारतीय युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास और इस नाटक की रचना किया है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, संयोगिता स्वयंवर। पिछले भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिला भी था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका संयोगिता स्वयंवर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक का कवि में देखिए यहाँ पर रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, शमशेर बहादुर सिंह यही नहीं है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? यहाँ पर देखिए तो देखिए आपका दिया है आपका भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, वैद की हिंसा हिंसा न भवती है, लेकिन भारत हरण नहीं है ना। भारत हरण किसकी है? तो ये है देवकी नंदन त्रिपाठी की है, ठीक है, देवकी नंदन त्रिपाठी की है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। जोंक जो है ये किस प्रकार की एकांकी है? तो दोस्तों ये है एक सामाजिक व्यंग। क्या है? ये एक सामाजिक व्यंग है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और इसके रचनाकार कौन है तो आपके उपेंद्र नाथ अस्क हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेलादि हों उसे क्या कहलाते हैं या वो क्या कहलाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा रंगमंच कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? रंगमंच कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक इनमें से कौन सा है। मोहन राकेश द्वारा लिखित यहाँ पर नाटक पूछा गया है तो जनमेजय का नागयज्ञ क्या है? क्या यहाँ पर नहीं है। लहरों के राजा अंश दिया गया है मोहन राकेश, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, बहुत बार पूछा भी गया है। लहरों के राजा हंस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और जो जन्मेजय का नागयज्ञ है ये जयशंकर प्रसाद की, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रैदास का दूसरा नाम बताइएगा। रैदास का दूसरा नाम क्या है तो याद रखिए रविदास। क्या है? रविदास, ये भक्तिकालीन कवि आपके हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है नीमा किस कवि की माता का नाम है दोस्तों। नीमा किस कवि की माता का नाम था दोस्तों? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, कबीर दास। याद रखिए कबीर जो कि निर्गुण संत धारा के कवि हैं।
माता का नाम क्या था? नीमा था, याद रखिए नीमा था, ठीक है। और इनका पालन पोषण किया था दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बरवे नायिका भेद के रचनाकार इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार इनमें से कौन है? यहाँ पर 16 नंबर में देखिए रहीम दास, क्या हो जाएगा? रहीम दास इसका आंसर राइट हो जाएगा, रहीम दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का संबंध किससे है? निम्बकाचार्य का संबंध है, हमने आपको बताया था नींबू का अचार, है ना। और नींबू का अचार अगर अच्छा लग जाए तो आप कहेंगे देते जाओ देते जाओ, देते द्वैता द्वैतवाद, देते द्वैतवाद। यहाँ पर आंसर देखिए सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कविता क्या है, निबंध के लेखक बताइएगा। यहाँ पर एक निबंध है, कविता क्या है। इस निबंध के लेखक जो आपके हैं वो आपके हैं रामचंद्र शुक्ल, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसका ललित निबंध संग्रह है? यहाँ पर देखिए 19 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विद्या निवास मिश्र, है ना। विद्या निवास मिश्र जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? यहाँ पर एक कह सकते हैं यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो ये हो जाएगा संदेश वाहक कार्य कर रहे हैं, है ना। संदेश वाहक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज जो कहा है वो किसने कहा है? तो यहाँ पर देखिए विट्ठल नाथ इसका जो आंसर है, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। विट्ठल नाथ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो देखिए सूरदास का स्थान सर्वोपरि दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक इनमें से कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक इनमें से कौन बनेंगे? तो ये है आपके गोकुल दास, क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गोकुल दास इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हुई हैं बेगई नाश। उपयुक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये दोहा है आपके सुंदर कांड से है। कहाँ से है? तो आपके सुंदर कांड से ये लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कांड कितने हैं, तो 7 कांड, है ना। पहला होता है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? देखिए 25 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम भक्ति काव्यधारा से जुड़े हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिकाल से मुक्त पाने हेतु लिखी है? तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखा है? यहाँ पर देखिए जो आपका है विनय पत्रिका, ऑप्शन बनेगा क्या? बी नंबर हो जाएगा कि विनय पत्रिका तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखा है। और इस पत्रिका में 279 पद हैं, ठीक है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, एक गीत काव्य है। आगे बढ़िएगा, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती है किसकी? चलिए मृगावती है कुतुबन की, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कुतुबन की है, ठीक है। यहाँ पर उस्मान की एक रचना पूछी जाती है ना, चित्रावली। यहाँ पर देखिए आपके मंझन की यहाँ पर रचना पूछी जाती है मधुमालती। और जयसी की तो जानते हैं पद्मावत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जयसी की रचना इनमें से कौन सी है? तो जयसी की रचना इनमें से कौन बनेंगी? तो यहाँ पर देखिए पद्मावत, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि 1540 में रचना की गई थी। अगला आपसे दिया गया है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण इनमें से कौन सा है? कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण पूछा गया है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम हसमत, क्या है? हम हसमत, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल तारा के रचनाकार इनमें से कौन है? लाल तारा के रचनाकार में से पूछा गया है। लाल तारा के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन हो जाएंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कवित्र रत्नाकर दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ब्रज भाषा में। किस भाषा में? तो आपकी ब्रज भाषा में है। और इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो बिहारी हैं, है ना, यहाँ पर बिहारी दोस्तों ये रीतबद्ध कवि हैं। क्या हैं?
बिहारी जो आपके हैं रीत काल के एकमात्र रीतबद्ध कवि हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि घनानंद, आलम, बोधा ये तीनों रीत काल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आगे बढ़िएगा कि भूषण का वास्तविक नाम इनमें से कौन सा है। चलिए, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। नोट करिएगा कि भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, याद रखिए। और ये रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तन आचार्य किसे माना है। तो रीत काल का प्रवर्तक आचार्य जो माना है वो किसे माना है, तो ये माना है चिंतामणि को। किसे माना है, चिंतामणि को माना है दोस्तों, याद रखिए चिंतामणि को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सुजान सागर के लेखक इनमें से कौन है। सुजान सागर के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो ये है आपके घनानंद। ऑप्शन ए हो जाएगा सुजान सागर कौन है, घनानंद, ए नंबर। अगला है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो दोस्तों ये है राहुल सकृत्यान की है। ऑप्शन सी हो जाएगा राहुल सकृत्यान, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। भारतीय युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। दोस्तों 37 नंबर की अगर बात करें तो ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिए इसका आंसर जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भी किया था 1873 में। और इस पत्र को भारतेंदु युग का मुख्य कह सकते हैं पात्र माना गया है, मुख्य पत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यहाँ पर 38 को ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर 38 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित कीजिएगा। तो हिंदी साहित्य काल के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान जो है इसकी कालावधि पूछा गया है। तो इसकी कालावधि क्या है, तो याद रखिए विक्रमी संवत 1925 से लेके यहाँ पर 1900 तक आपका है। आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है। तो ये है आपके बच्चन सिंह है। 40 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा बच्चन सिंह, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा पूछा गया है, वो भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ पर विक्रमी संवत 1050 से यहाँ पर 1375 विक्रमी संवत, ये आदिकाल की सीमा है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, तो देखिए राम विलास शर्मा जीवनी है, अमृत भी हैं, विष्णु प्रभाकर भी हैं, लेकिन सच्चिदानंद हीरानंद वासयन जो आपके हैं ये आपके जीवनी लेखक नहीं है। तो आप समझेगा क्या, याद रखिएगा यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग संरचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है। ये रचना जो आपकी है आपके शरद जोशी की है। किसकी है, तो शरद जोशी की है। आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। विद्यापति के जो पद हैं वो किस भाषा में रचित हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मैथिली भाषा में। किस भाषा में, मैथिली। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इनके द्वारा रचित ग्रंथों में जैसे पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है ना, ये आपके हैं। जिसमें से जो कीर्तिलता है और कीर्ति पताका की भाषा पूछे तो अवाहट भाषा बताएंगे। अगला है कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है। तो देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया भी, यहाँ पर देखिए गीत गोविंद, यहाँ पर गीत गोविंद इनकी नहीं है क्योंकि गीत गोविंद के रचनाकार है कौन, जयदेव हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो कौन माने, किसने माना है। देखिए यहाँ पर 46 का जो ऑप्शन है ए हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ने माना है। ऑप्शन ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस पूछा है। आदिकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण रस रहा है वो दोस्तों है वीर रस है, क्योंकि इस समय वीर रस की प्रधानता रहती थी दोस्तों। ऑप्शन है आपका डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और बताया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यहाँ पर 48 को ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है कि लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अर्थबोध कराने के संदर्भ में लक्षणा व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। अगला है चंपू के दो भेद इनमें से कौन है। चंपू के दो भेद पूछा गया है और चंपू के इनमें से दो भेद आपके कौन से हैं।
यहाँ पर देखिए आपका 49 नंबर में, और 49 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा भाई। चलिए राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें भाई। चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए 49 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है, विरुद्ध और आपका कर्म भक। ये चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और आपके कर्म भक। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि नवीन काव्य शैली में है। ठीक है, नवीन काव्य शैली में है, मतलब नवीन काव्य शैली की रचना जो है वो आपके आचार्य विश्वनाथ ने राज्य स्तुति के लिए किया था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 50 नंबर में, 50 नंबर में आपसे कह रहा है भट्ट लोलट, ये आपके हैं कौन, उत्पत्तिवाद हैं। शंकुक आपके अनुमोदित वाद हैं। यहाँ पर जो आपका दिया है आचार्य मम्मट, ये दिए है भुक्तिवाद दिया गया है। तो जो भुक्तिवाद या कह सकते हैं भोगवाद के जो मत के प्रतिपादक हैं वो भट्ट नायक हैं। कौन है, तो आपके भट्ट नायक आपको बताएंगे, भट्ट नायक आप बताएंगे, भट्ट नायक। इस कारण से यहाँ पर सी नंबर गलत दिया गया है। जूठन के लेखक इनमें से कौन है, तो जूठन के लेखक इनमें से कौन बनेंगे, जूठन के लेखक हैं आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है। नई कविता में किस भाषा को शब्दों को लिया गया है, तो नई भाषा में लिया गया है आधुनिक हिंदी भाषा। यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रवर्तक इनमें से बताइएगा, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे। नई कविता के प्रवर्तक दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी अज्ञे जी होंगे। 53 का ऑप्शन तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अज्ञे होना चाहिए। क्या है भाई, नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया था। देखिए समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्या, अगर पूछे नई कविता के प्रवर्तक पूछा है तो बिल्कुल सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन अगर ये पूछे नई कविता का जो नाम दिया है वो किसने दिया है, नाम अगर पूछ लेता तो आप कहते अज्ञे। क्या कहते, अज्ञे ने दिया है। इन बात को याद रखना है, नाम पूछे तो अज्ञे और प्रवर्तक पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा काव्य के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखी है। अगला है निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। देखिए रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो भाषा और समाज है, नई कविता और अस्तित्ववाद है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये तो हैं। लेकिन कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान जो ग्रंथ के लेखक हैं वो नामवर सिंह है। कौन है, तो आपके नामवर सिंह हो जाएंगे, नामवर सिंह। इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है असाध्य वीणा कविता के रचनाकार में से कौन है। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अनज्ञ। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरे यायावर रहेगा याद ये किस विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद ये किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, यात्रा साहित्य है। ये क्या है, यात्रा साहित्य। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम आपको बताना है। अब इनमें देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा ये आपकी 1931 में प्रकाशित हुई थी। फिर बड़े भाई साहब ये आपके 1934 में प्रकाशित हुई। फिर यहाँ पर कफन जो आपका है 1936 में प्रकाशित हुई। क्रिकेट मैच आपके 1936 में। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक जो बनेंगे वो आपके कौन हो जाएंगे, अज्ञे हो जाएंगे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर अज्ञे, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से नहीं है। भीष्म साहनी के द्वारा कौन सा कहानी संग्रह नहीं है, तो देखिए भीष्म साहनी ने यहाँ पर भाग्य रेखा, वांगचू और निशाचर, लेकिन काठ का सपना ये भीष्म साहनी के द्वारा नहीं है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों यहाँ पर मुक्तिबोध हो जाएगा। याद रखिए काठ का सपना, जो काठ का सपना है इस कहानी के जो आपके हैं वो आपके मुक्तिबोध है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो जैनेन्द्र का पहले कहानी संग्रह है कौन, तो आप कहेंगे फांसी। क्या है, आप कहेंगे फांसी, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि इंदुमती कहानी के लेखक इनमें से कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक इनमें से कौन है, इंदुमती कहानी के लेखक। देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, किशोरी लाल गोस्वामी। क्या हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। आंसर आपका राइट हो जाएगा। और इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किसमें, सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की निम्न काव्यकृतियों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 62 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपकी पंचवटी है, यहाँ पर साकेत, यशोधरा और द्वारपाल।
62 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में सही क्रम से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए रंग में भंग आपका आता है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। फिर जयद्रथ वध, फिर भारत भारती, फिर किसान, पंचवटी। पंचवटी 1925 में, ठीक है। और यहाँ पर जो साकेत है, साकेत है तो ये साकेत आया था, कब आया था? ये 1931 में आया था, ठीक है। फिर यशोधरा 1932 में। इसके बाद द्वारपाल आपके 1936 में, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है द्विवेदी युग का एक और नाम बताइए। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है 63 नंबर में? तो 63 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, जागरण सुधार काल। याद रखिए यहाँ पर कहेंगे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, जो कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिए यहीं पर एक क्वेश्चन होता है कि संधि काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या कह सकते हैं चारण काल कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर गद्य काल पूछा गया है ना, गद्य काल। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। ये तीनों पूछे जाते हैं। अगला है कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, मैत्री पुष्पा की है। किसकी है? मैत्री पुष्पा यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी। लेखक पूछे तो आप बताएंगे वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर 66 नंबर में देखिए क्या असंगत दिया गया है। पहला दिया है सन्यासी, जो कि इलाचंद जोशी का है। वसंती आपकी भीष्म सानी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर है। चित्रलेखा के दिया है भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब यहाँ पर देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी होंगे क्या? यहाँ पर देखिए भगवती चरण वर्मा होंगे क्या? भगवती चरण वर्मा। यहाँ पर देखिए भगवती प्रसाद है, जबकि होगा क्या? भगवती चरण वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गोदान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? हमने बताया है प्रेमचंद के बारे में अच्छे से अच्छा आप लोग पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर दिया गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, सही दिया गया है। यहाँ पर है उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मूलतः होरी नामक किसान पात्र है और उसके मध्य ही तीनों तथ्यों की पुष्टि की गई है। मतलब होरी नामक जो पात्र है वो मुख्य है, मालती नहीं है, तो यहाँ पर भी गलत दिया है। मानवीय त्रासदी का आभास से गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 3 सही थे, बी नंबर गलत दिया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी का द्वारा लिखित है? तो गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, याद रखिए प्रेमा सही, प्रेममयी। प्रेममयी जो आपका है प्रेममयी, ये इनका उपन्यास है गोपाल राम गहमरी के द्वारा है, ठीक है। गहमरी जी जो कि जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। गहमरी ये जासूसी उपन्यास लिखने के जाने जाते हैं, याद रखिएगा। और इनके प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास में जैसे अद्भुत लाश, बेकसूर फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद, सब में कहीं ना कहीं क्या है? तो आपकी जासूसी है। अगला है मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक, मुझे चांद चाहिए, तो यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा की है। किसकी है? तो सुरेंद्र वर्मा की है दोस्तों, आंसर बनेगा बी नंबर है। अगला है देहाती दुनिया के रचनाकार इनमें से कौन है? देहाती दुनिया के रचनाकार यहाँ पर पूछा गया है। तो देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा शिव पूजन सहाय। अगला है गोदान उपन्यास, और गोदान उपन्यास आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो है किसका है? सबसे पहली बात गोदान प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का है। ये अंतिम पूर्ण उपन्यास है, ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। और गोदान में क्या हुआ है कि अंग्रेजी राज में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। तो ये क्या है? एक आपका आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। आदर्श उन्मुख यथार्थवादी ये आपका उपन्यास है। अगला है नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा उपन्यास है और रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? आप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, है ना, डॉक्टर नगेंद्र इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ ये जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब देखिए यहाँ पर ग्रामर पोर्शन इजी होता है, बहुत आप पहले से पढ़े हैं। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, लेकिन जयपुरी नहीं है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जयपुरी ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है आपकी, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है।
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा गया है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 76 का ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाही है। यहाँ क्या बोलते हैं? ढूंढाही, ये इनका स्थानीय नाम है। मथुरा और वृंदावन में, तो आप बताएंगे कि मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा होगी? तो आप कहेंगे ब्रज भाषा है, बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष होता है किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है घोष। पहला और दूसरा होता है अघोष। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा में ऐसा कोई मिल रहा है क्या? यहाँ पर देखिए जो आपका गा दिया है तीसरे में आता है ना, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वर यहाँ पर वर्गीकरण देखिए, यहाँ पर प्लुत है, हस्व है ना, प्लुत है, हस्व है, और यहाँ पर दोस्तों क्या संयुक्त हो सकता है? यहाँ पर संयुक्त भी हो जाएगा, संयुक्त स्वर होता है। वैसे यहाँ पर स्वर में प्लुत स्वर, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर है ना, लेकिन कहीं ना कहीं संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमको देखना है क्या, यहाँ पर द्वित्व, द्वित्व होता है, व्यंजन होता है ना, द्वित्व तो व्यंजन होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर कह सकते हैं। अगला है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस्व से दोगुना समय लगता है तो उन्हें कहते हैं गुरु स्वर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला है वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। वियोग श्रृंगार की दोस्तों कितनी दशाएं हैं? तो आपकी 10 दशाएं बताई गई हैं। कितनी? तो आपकी 10 दशाओं का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत थी, बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरे हाँ शरत थी, ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है दोस्तों? अब देखिए 83 नंबर जो है ये रौद्र रस का है दोस्तों। यहाँ पर ये रौद्र रस का है। यहाँ पर किसी विरोधी या दुष्ट या अपकारी आदि के कार्य जो चेष्टाएं होती हैं तो उनमें क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहाँ पर होता है रौद्र होता है। यहाँ पर दिया है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आप कहेंगे कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक है, 9वां रस जो आपका शांत रस है उसको इन्होंने नहीं माना है। अगला है कि नारी कुमुदनी अवध पर रघुपति विरा दिनेश अस्त भय प्रगटे भय निरख राम राकेश, इनमें से कौन सा अलंकार दिया गया है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों 85 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिया है राम, है ना, राम क्या है? उपमेय दिया है। राकेश जो का है उपमान है, और एक रूपता है, तो आंसर आपका ये रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर, देखिए भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है कि गुण और धर्म आदि के सदृश के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर उपमेय को उपमान समझ लिया जाए कि उपमान को उपमेय, हाँ तो उपमेय में उपमान, उपमेय को उपमान अगर समझते हैं तभी इसका आंसर आपका होगा। 86 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि कमल कोमल कर में सप्रतीप इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? यहाँ पर लोप हुआ है आपके वाचक शब्द का हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। वाचक शब्द इसका हो जाएगा, वाचक शब्द से इसका लोप हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अगला है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा हरि गीतका में। देखिए गीतका में 26 होती है और हरि लगा दिया तो आप कहेंगे यहाँ पर 28 मात्राएं होती हैं। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो उपेंद्र वज्रा में क्या होता है? मात्राएं गिनते हैं वर्ण, तो आप कहेंगे वर्णों की गिनती होती है। क्या? वर्णों की गिनती होती है, याद रखिएगा। आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर। जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य अंत लघु हो उसका गण क्या होता है? ऐसा भी हमने यहाँ पर हिंदी के टेस्ट में सॉल्व कराया है। ये होता है जगण होता है। पहले लघु हो, फिर मध्य क्या हो गुरु हो, फिर अंत क्या हो तो यहाँ पर लघु हो। ये जगण में आपको मिलेगा। 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है नरेश का सही संविच्छेद क्या है? देखिए एक की मात्रा है और एक की मात्रा होती है तो आप कहेंगे गुण संधि में है, और इसे तोड़ते हैं तो नर धन ईश। हमने संधि की ट्रिक वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो संधि का ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 5 मिनट में पूरी की पूरी संधि आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और इतनी आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। तो एक ही मात्रा जहाँ होती है वो गुण संधि होती है। नर धन ईश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला है तथैव का सही संविच्छेद क्या है? तो यहाँ पर देखिए अ की मात्रा है और जहाँ भी अ की मात्रा लग जाती है वो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ये ट्रिक में आपको पढ़ाया गया है। तथा धन एव, है ना, तथा धन एव मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अत्याचार का सही संविच्छेद क्या है? तो ट्रिक में बताया गया था जब भी कभी आधा अक्षर दिया गया हो या के साथ या व के साथ तो वो यण संधि होता है। क्या? यण संधि होता है। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अति धनाचार, और ये क्या है? यण संधि है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है मृग नयन में समास क्या है? मृग नयन में समास पूछा गया है।
तो मृग नयन मतलब देखा जाए तो इसे तोड़ेंगे तो मृग के समान नयन। और दोस्तों किसी भी समास में अगर के समान आ जाता है, के समान शब्द आपको मिलता है, या यहाँ पर आपको रूपी शब्द आपको मिलता है, ठीक है, या आपको महा शब्द आपको मिलता है, ठीक है, तो हमेशा कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन को तोड़ा गया तो मृग के समान नयन हो गया ना। यहाँ पर रूपी होते हैं जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। महापुरुष में या महात्मा कुछ भी हो तो कर्मधारय होता है विनम्र। अगला जिस सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला हो, है ना, और विशेषण हो तो वो शब्द क्या होते हैं, तो भाई संख्यावाची और विशेषण होगा तो सिंपल सी बात है कि संख्या को दर्शाएगा तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला है आमदनी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या है। आमदनी बनना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, तो 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन सॉरी आदमी बनना, माफ करिए, आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना, आदमी बनना है। यहाँ पर दिया है आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो आंख खुलना मतलब होता है ज्ञान होना, है ना, क्या ज्ञान होना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है। नेकी कर दरिया डाल मतलब होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम के लिए हमने बताया था जहाँ भी राल उड़ा हो तो वो तत्सम तो होता ही है ना। अब यहाँ पर देखिए खा शब्द जो आपका होता है ना, खा शब्द जो आपका होता है दोस्तों वो आपकी होता है किसमें, तद्भव में, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए नरक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर स्वर्ग है, यहाँ पर खग दिया है, यहाँ पर पहुमी दिया गया है, क्या पहुमी। अब यहाँ पर जो पहुमी दोस्तों है ये तत्सम आपका नहीं है, ये क्या है आपका, तो ये आपका तद्भव है, क्या है ये आपका तद्भव है। यहाँ पर पहुमी जो आपका तत्सम नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पुष्प आपका तत्सम होता है ना। यहाँ पर आपका दिया गया है सुमन भी है, यहाँ पर प्रसून है, लेकिन पुहुप नहीं, पुहुप जो आपका है ये तत्सम आपका नहीं है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नेह, नग्न, क्षमा और नख। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेह। नेह तद्भव है क्योंकि नेह का होता है स्नेह होता है जो तत्सम होता है, ए नंबर ये आपका तद्भव है। अगला है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित के आधार पर बताइए कि कौन सा कारक है। तो यहाँ पर बताइएगा 102 नंबर में क्या कहेंगे, तो अपादान इसका आंसर भी नंबर हो जाएगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम में संप्रदान कारक का बहुवचन क्या होगा, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर उन्हें, ऑप्शन डी उन्हें हो जाएगा। अगला है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया है, क्या है, नाम धातु क्रिया है। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए बहुत ही आसान होता है ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ही आसान होता है, सेना, मणि, धरती और कुटुंब। पुल्लिंग में जो आपका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका है कुटुंब, ये इनमें से पुल्लिंग में आपका आएगा, आंसर बनेगा क्या आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है बेल शब्द का बहुवचन क्या होता है, बेल का बहुवचन क्या हो जाएगा। बेल का बहुवचन बेले होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द इनमें से क्या है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा दुष्कर, क्या होता है दुष्कर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे ये हो जाता है पौराणिक, क्या होता है पौराणिक। अगला है हानि का विलोम क्या होता है, तो वही हानि का विलोम क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती हैं, तो आय का विलोम क्या होता है, आय का विलोम क्या हो जाएगा, तो आय का विलोम व्यय हो जाएगा। अगला है तृष्णा शब्द का पर्यायवाची, तृष्णा का पर्यायवाची होता है लिप्सा, क्या होता है लिप्सा होता है। यहाँ पर आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित युग्म के सही अर्थभेद आपको बताना है, चिता और चिंता। देखिए यहाँ पर चिता होती है जो सौ जलाने हेतु लकड़ी का ढेर होता है, और चिंता मतलब होता है फिक्र, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, तो उसके अंग अंग सजाए गए, उसका अंग अंग सजाया गया। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों पहला ही आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक अंग अगर देखिए उसके अंग सजाए गए ये भी कह सकते थे, तो अंग शब्द एक बार अगर कर दें तो भी आपका सही हो जाएगा, इस कारण से ये आपका है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यूएम अपतत का हिंदी में अनुवाद क्या होता है। यूएम हिंदी जो अपतत है, यूएम अपतत का हिंदी में अनुवाद क्या होता है। यूएम मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तुम लोग गिर गए, यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा।
अगला है छात्रा चली गई, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? छात्रा चली गई, है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे छात्रा अगच्छत। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है महाकवि माघ की रचना इनमें से कौन है? महाकवि माघ की रचना इनमें से देखिए मालवी, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए शिशुपाल वधम, यहाँ पर जो आंसर आपका है डी हो जाएगा। शिशुपाल माघ की रचना है दोस्तों, शिशुपाल वधम। और इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, याद रखिए कि शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें वीर रस की प्रधानता की गई है और इसके नायक श्री कृष्ण हैं। अन्य प्रमुख हुए जैसे आपका युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, शिशुपाल, दुर्योधन, ये अन्य पात्र में हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? यहाँ पर देखिए शुद्ध इनमें से क्या हो जाएगा? तो मातुः स्मृति, यहाँ पर मातुः स्मृति, ये इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? विधि किस शब्द में प्रयुक्त हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पुल्लिंग में विधि। यहाँ पर याद रखिए विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पुल्लिंग, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो हिंदी और संस्कृत में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर दिया है स्त्री स्त्राड़ मिस शिच पटुत्तम मानुष रीडु सीडु, यह युक्ति हम कहाँ से पढ़ेंगे? ये जो आपकी पंक्ति है वो आपकी अभिज्ञान शकुंतलम में है। अगला है यूना है, युवन शब्द का रूप इनमें से नहीं है। यहाँ पर 120 नंबर में, यहाँ पर सप्तमी एक वचन यहाँ पर नहीं है, अदर चीज़ें आपकी हैं। अगला है दावलुम रूप बनेगा, यहाँ पर देखिए हमें संस्कृत काम आती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर दायका हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि किम्यू ही मधुराना मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है? ये शब्द जो कहा है वो दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा था। अगला दिया गया है मौदे रूप होगा, मौदे रूप आपका है ये मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। अगला है यहाँ पर अग्नि राजते का संविच्छेद, अग्नि राजते का संविच्छेद होता है अगिन राजते। यहाँ पर अगला है कह आपसे यहाँ पर अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है? यहाँ पर कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 125 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम और सुदक्षिणा रघुवंशम, बसंत सेना मृच्छकटकम, जो दमयंती है उत्तर रामचरित दिया गया है। दमयंती ये नैषधीय चरितम में नल की नायिका है। क्या? ये नैषधीय चरितम, यहाँ पर क्या होना चाहिए? नैषधीय चरितम, मतलब नैषधीय चरितम यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हो गया। संस्कृत में थोड़ा सा, संस्कृत हम नहीं थोड़ा पढ़ाते ना इस वजह से, तो संस्कृत वाले छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं ताकि पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको हो जाए। यहाँ पर हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट ही हो जाती है। तो 125 में आपकी क्या तैयारी है, किस चीज़ में समस्या है, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्कोर कितना गया है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। तो आज की क्लास नहीं रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय।